हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पता है आप लोग को, हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2024 का भी कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। ये 15वां सेशन है। इसके पहले 14 वीडियो बायोलॉजी का बन चुका है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर पहले जाकर पहले का वीडियो देख ले, तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। आपको इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा बायोलॉजी के रिवीजन क्लास के नाम से, वहाँ पे जाइएगा तो उसमें सारे वीडियो अवेलेबल होगा। तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। अब देखो, ये है का पहले इसके बारे में हम जानते हैं। सैनिटरी लैंडफिल एक प्रकार का क्या है, कूड़ादान है। इसमें क्या किया जाता है, कूड़ा कचरा को एक जगह इकट्ठा करके उसका प्रबंधन किया जाता है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है, और इससे क्या होता है, प्रदूषण की घटना नहीं होता है। तो ये एक तरीका है क्या करने का, तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरीका है क्या करने का, तो कूड़ा कचरा का प्रबंधन करने का। क्या है, कूड़ा कचरा का प्रबंधन करने का ये एक तरीका है, कूड़ा कचरा का प्रबंधन करना। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करने का। इसमें क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार का गड्ढा खोद खोद के उसमें जितना भी कूड़ा कचरा होता है उसमें क्या करते हैं, हम लोग डाल देते हैं खुला। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खुला जलता हुआ ढेर हम लोग इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खुला जलता हुआ ढेर के नाम से हम लोग जानते हैं। सिंपल याद रखना है कि इसमें कूड़ा कचरा को जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करना है। जो कूड़ा कचरा जो हम लोग जलाते हैं, तो जलाने के बाद जो पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस का काम करते हैं। इसीलिए तो खुला जलता हुआ ढेर बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए ही द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकर्मक जो एलिसा का परीक्षण में प्रयुक्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अभी एलिसा क्या है, एलिसा एक प्रकार के क्या है, परीक्षण है। एलिसा क्या है, एक प्रकार के परीक्षण है। किस प्रकार का परीक्षण होता है, ये परीक्षण करता है एंटीबॉडी और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच के प्रतिक्रिया को मापता है। ये क्या करता है एलिसा, तो एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि एंटीबॉडी या एंटीजन तथा एंटीबॉडी एंटीजन तथा एंटीबॉडी के बीच की प्रतिक्रिया को मापता है। प्रतिक्रिया हमको पता है कि दोनों के बीच में प्रतिक्रिया होता है। प्रतिक्रिया को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, मापने के लिए प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। अब देखा जाए तो ये हमको सबसे पहले ये तो पता नहीं एंटीजन क्या होता है। जो भी हम लोग के शरीर में बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, जो इस प्रकार का सूक्ष्म जीव हम लोग शरीर में इंटर करता है उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। ठीक, तो एंटीजन को ख़त्म करने वाला हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होता है, एंटीबॉडी उत्पन्न होता है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक बोल सकते हैं लड़ाई होता है, वही प्रतिक्रिया करते हैं एक दूसरे से। एंटीबॉडी जो होता है एंटीजन को क्या करता है, नष्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो इसी को मापने का जो परीक्षण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलीसा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अलीसा को नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन जो अभिकर्मक है जो इसको मदद करता है, तो कौन अभिकर्मक इसमें मदद करता है, तो उसका नाम ध्यान में रखना है। कौन मदद करता है, तो पेरोक्सीडेज मदद करता है। पेरोक्सीडेज मदद करता है इसको, अभिकर्मक के रूप में इसको मदद करता है किसमें, प्रतिक्रिया को मापने में। किसका, तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो प्रक्रिया होता है उसको मापने में ये मदद करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड में का व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पन्न में उपयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर बात हो रहा है ट्यूमर के बारे में, किसमें, तो पौधे में। हमको पता है कि ट्यूमर जो होता है हम लोग शरीर इंसान के कोशिकाओं में भी क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है, जिससे हम लोग कैंसर का रोग देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग किसमें बात कर रहे हैं, ट्यूमर का, पौधे में बात कर रहे हैं। तो पौधे में जो ट्यूमर उत्पन्न करता है, तो ये एक प्रकार का जीवाणु है जो ट्यूमर उत्पन्न करता है। और कौन जीवाणु है, तो पौधे में जो ट्यूमर उत्पन्न करने वाले जीवाणु है वो एग्रोबैक्टीरियस
ट्यूमिफिकेशियंस है। कौन है? एग्रोबैक्टीरियस ट्यूमिफिकेशियंस है। ये एक प्रकार के क्या है? जीवाणु है जो पौधों में क्या करता है? जीवाणु है जो पौधों में ट्यूमर बनाता है। ये पौधों में क्या करता है? ट्यूमर का निर्माण करता है। ट्यूमर का ये निर्माण करता है तो किस प्रकार से करता है? तो ये इसमें क्या करता है? प्लाज्मिड में को लेके जाता है। जीवाणु का एक प्लाज्मिड में क्या होता है? इसमें लेके जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है? पौधे में ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो ये पौधे में एक प्रकार के ट्यूमर उत्पन्न करने में मदद करता है। तो ये कौन सा जीवाणु करता है? तो एग्रोबैक्टीरियस ट्यूमिफिकेशियंस करता है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक कीटनाशक है? अब यहाँ पर कीटनाशक का बात किया जा रहा है कि कौन सा इसमें व्यावसायिक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर हम लोग कीटनाशक का बात करते हैं तो जब भी हम लोग कीटनाशक का बात करते हैं तो कीटनाशक का बात किया जाता है। कीटनाशक जो होता है वो होता है कौन सा कीटनाशक है? कौन इसमें कीटनाशक, उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो कीटनाशक है ये है फ्यूराडेन। क्या है? फ्यूराडेन। इसको हम लोग फ्यूराइडेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूराडेन के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार क्या है? तो कीटनाशक है। कीटनाशक का मतलब सभी को पता होगा कि कीटनाशक का मतलब क्या होता है। हम लोग जब पेड़ पौधा उगाते हैं तो उसमें बहुत सारे कीटनाशक होते हैं जो कि पेड़ फसलों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो उसी प्रकार से ये क्या है? नहीं सॉरी, गलती बोल दी। कीट जो होता है वो पेड़ पौधों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग कुछ कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो उसी में ये क्या है? फ्यूराडेन जो होता है कीटनाशक होता है जो कीटों को क्या करता है? कीटों में से ख़त्म करता है। और ये जो कीटनाशक है, ये रासायनिक जैविक पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये हम लोग मार्केट से खरीद कर इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारा मार्केट वाला DDT का नाम भी सुने होंगे, वो भी एक कीटनाशक है DDT, जो कि ये पॉल्यूशन भी उत्पन्न करता है। और ये हम लोग खाद्य पदार्थों श्रृंखला में चला जाता है, जिसके लिए बहुत सारा नुकसान भी देखने को मिलता है। लेकिन ये हम लोग का रासायनिक कीटनाशक होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन है? अब बात किया जा रहा है, देखो हर एक पदार्थ को दूसरे में बदलने के लिए कोई ना कोई एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग बात करें किसका? हम लोग पता है ग्लूकोज से अल्कोहल बनाया जाता है जो शराब में काम आता है। ग्लूकोज से क्या होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है जो कि शराब में काम आता है। इस बात को ध्यान, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कोई ना कोई उत्प्रेरक, इसको हमको आता है कि ये जब हम लोग ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो इसमें इस विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस विधि को हम लोग किण्वन के नाम से जानते हैं। इस विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? किण्वन के नाम से जानते हैं। हम इसको डिस्कस कर रहे थे, टेक्निकल एरर आ गया, तो हम डिस्कस कर रहे थे जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज से क्या चीज़ का निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण। अल्कोहल मतलब शराब, ठीक है, अल्कोहल का निर्माण होता है। तो शराब का निर्माण होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण इसमें होता है। तो इसमें कौन मदद करता है, कौन एंजाइम मदद करता है, वो पूछा हुआ है। सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज से अल्कोहल का निर्माण करने वाला जो प्रोसेस होता है उसको किण्वन विधि कहते हैं। और किण्वन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कवक का इस्तेमाल करते हैं। कवक के रूप में कौन होता है? ईस्ट होता है। कवक के रूप में कौन होता है? तो इसमें ईस्ट का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है? ग्लूकोज से अल्कोहल बनाया जाता है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम क्या है? तो जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? तो जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान में रखना है। अगर बात करेंगे इसमें और भी ऑप्शन है, इनोवेटेज एंजाइम किस लिए उपयोग किया जाता है? तो इसको याद रखना है। सुक्रोज जो होता है, चीनी जिसको बोलते हैं, तो सुक्रोज टूट के दो पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये भी हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े थे। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटता है। किसमें टूटता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटता है। तो इसमें सुक्रोज को ग्लूकोज में फ्रुक्टोज में तोड़ने का काम कौन करता है? तो इनवर्टेज करता है। कौन करता है? इनवर्टेज एंजाइम मदद करता है। इसको भी ध्यान में रखना है। अगर बात करेंगे लाइपेज का बात करते हैं,
तो लाइपेज जो होता है वो वासा को किस में तोड़ता है, तो फैटी एसिड में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, तो फैटी एसिड में। ये सब कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में टूटता है, ग्लाइसरॉल में टूटता है। तो ये दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है। फैटी वसा जो होता है, हम लोग चर्बी जो होता है वो फैटी एसिड में, जो जितना भी वसा वाला पदार्थ खाते हैं उसको तोड़ कर क्या बनाया जाता है, फैटी एसिड के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो फैटी एसिड के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें जो हम लोग का जो इस्तेमाल होता है उसको ध्यान में रखना है। तो इसमें लाइपेज एंजाइम का प्रयोग होता है। किसका, लाइपेज का प्रयोग होता है। आगे बात करेंगे तो एक बच जा रहा है डाइस्टेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ये स्टार्च को किस में बदलता है, तो मल्टोज में बदलता है। स्टार्च को मल्टोज में बदलने वाला एंजाइम जो है वो क्या है, डाइस्टेज है। तो डाइस्टेज भी ध्यान में रखना है, ये स्टार्च से मल्टोज में बदलता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया जाइमेज एंजाइम हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है अपशिष्ट जल में ये जो BOD होता है उनके अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है। तो अभी ऑक्सीजन के खपत का मात्रा को माप कर लगाया जाता है कि ऑक्सीजन का खपत कितना हो रहा है। DOB का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके पहले भी हम इसके बारे में जब हम पढ़ा रहे थे चैप्टर, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस भी किए थे। तो इसका मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोलते हैं फुल फॉर्म। ये क्या करता है तो जो भी अपशिष्ट जल होता है, अपशिष्ट जल मतलब क्या होता है, प्रदूषित जल, बेकार जो जल होता है, तो उसमें ऑक्सीजन क्या, आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाने के लिए हम लोग BOD का यूज करते हैं। एक माप का काम करता है कि इसमें ऑक्सीजन का मात्रा कितना है। ठीक, तो इसमें ऑक्सीजन का मात्रा कितना है ये बताता है कौन, BOD बताता है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ये क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन की खपत को मापता है। क्या करता है कि ऑक्सीजन की खपत उसमें कितना हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि जब होता क्या है कि जब कोई दूषित जल होता है तो उसमें बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो ऑक्सीजन के ज़्यादा मात्रा में खपत करते हैं जिससे ऑक्सीजन का मात्रा उसमें कम होने लगता है। तो ऑक्सीजन का मात्रा कम होने लगता है तो ये खपत को मापता है कितना मात्रा में ऑक्सीजन का खपत इसमें हो रहा है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी कोशिका का निर्माण। अब देखो मेमोरी कोशिका का बात करते हैं तो ये हम लोग लिम्फोसाइट हम लोग पढ़े थे। लिम्फोसाइट जो काम करता है ये मेमोरी कोशिका का निर्माण काम करता है। लिम्फोसाइट जो काम करता है किसका काम करता है, मेमोरी कोशिका काम। ऐसा क्यों बोला जाता है, तो देखो लिम्फोसाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसी में एंटीबॉडी का निर्माण होता है और वही एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन को पहचान कर रखता है। एंटीजन को क्या करता है, पहचान के रखता है। तो इसको मेमोरी कोशिका क्यों बोला जाता है, तो ये जो एंटीजन होता है, एंटीजन को याद करके रखता है, इसलिए इसे मेमोरी कोशिका कहते हैं। मेमोरी कोशिका कहते हैं। समझ में आया। तो ये एंटीजन अभी थोड़ा देर पहले ही बताया क्या होता है। जो हम लोग बाहर से जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस जो आता है उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि उसको पहचान कर क्यों रखता है, इसलिए कि अगर ये दोबारा आता है तो उसके प्रति एंटीबॉडी पहले से ये तैयार रखता है और उस पर आसानी से अटैक करके उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसीलिए जो भी हम लोग का अगर एक बार कोई बीमारी होता है, एक बार कोई बैक्टीरिया वगैरह, नया वायरस वगैरह आता है, जब दूसरा बार हम लोग के शरीर में एंटर करता है तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। पहला बार खतरनाक होता है इसलिए उसका पहचान नहीं रहता है हम लोग के शरीर में, लेकिन जब दूसरा बार एंटर करता है तो उसका पहचान रहता है। वो कौन पहचान करके रखता है, तो लिम्फोसाइट पहचान करके रखता है। हम लोग को पता भी है कि जो लिम्फोसाइट होता है वो दो प्रकार के इसमें कोशिका पाया जाता है। एक B कोशिका होता है, एक T कोशिका होता है, या B लिम्फोसाइट भी कहते हैं या T लिम्फोसाइट भी हम लोग इसको कहते हैं। B लिम्फोसाइट बोले या T लिम्फोसाइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। तो ये सब चीज़ें हम पहले भी चर्चा किए हुए हैं। तो इसको का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन B द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक बीमारी नहीं है? अब यहाँ पर देखा जाए तो पूछा है आनुवांशिक बीमारी। आनुवांशिक बीमारी का मतलब सभी को पता है, जो हम लोग को वंश से मिलता है, हम लोग अपने पेरेंट्स से मिलता है जो बीमारी, जो पेरेंट्स की बीमारी होता है हम लोग के शरीर में भी आता है, तो उसको हम लोग आनुवांशिक बीमारी के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग आनुवांशिक बीमारी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कौन आनुवांशिक नहीं है, तो क्रेटिनिज जो है ना, ये आनुवांशिक बीमारी नहीं होता है। क्रेटिनिज जो होता है ये आनुवांशिक बीमारी नहीं होता है, ये एक प्रकार के चयापचय संबंधित बीमारी होता है। मतलब जो क्या होता है, शरीर में जो हम लोग का जितना भी अपचय पदार्थ होता है जो बच्चे पचाने वगैरह में मदद करता है, तो इस प्रकार की बीमारी को हम लोग चयापचय बीमारी बोल रहे हैं। चयापचय संबंधित बीमारी होता है ये आनुवांशिक नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना। आनुवांशिक मतलब ये हम लोग पेरेंट्स से नहीं मिलता है, चयापचय बीमारी होता है। अगर बात करेंगे किसका, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये भी ये आनुवांशिक बीमारी होता है। ये क्या होता है, अभ्यास है कि जितना इसको छोड़कर जितना बच्चा सब आनुवांशिक बीमारी होता है, जो फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इस बीमारी में क्या होता है, तो फेफड़ों तथा पाचन तंत्र प्रभावित होता है, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, इसको ध्यान में रखना है। और हीमोफीलिया के बारे में हम लोग पढ़े भी है, हीमोफीलिया के बारे में इधर लिख देते हैं। हीमोफीलिया कैसे बीमारी, तो रक्त के थक्का जमने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, रक्त के थक्का नहीं जमता है। रक्त थक्का नहीं जमने से क्या होता है, नहीं जमने से ऑब्वियस है कहीं पर कट जाता है तो रक्त उसमें से ब्लड जो होता है निकलते रहता है, जिससे इंसान का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफीलिया एक प्रकार का क्या होता है, ये आनुवांशिक बीमारी होता है। थैलेसीमिया अगर बात करेंगे थैलेसीमिया का, तो ये भी एक आनुवांशिक बीमारी होता है। तो ये बीमारी कहाँ पे होता है, तो जो हम लोग लाल रक्त कोशिका होता है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को प्रभावित करता है। इसको बढ़ने का जो घटना होता है ना, उसको ये प्रभावित करता है, लाल रक्त कोशिकाओं को के निर्माण को प्रभावित करता है, इसको बनने में प्रभावित करता है, इसको सही ढंग से बनने नहीं देता, निर्माण को प्रभावित करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये 3 आनुवांशिक बीमारी है। ये जो है कैटिनिज में जो है वो आनुवांशिक बीमारी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? अब देखो अगुणित पादप शरीर का बात करेंगे, अगुणित मतलब वो पूरी तरह से गुणित होता ही नहीं है। तो ऑब्वियस है कि अगर हम लोग 2 का बात करते हैं, अनावृति और आवृत्ति बीज, तो ये तो दोनों बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं। अनावृत्ति में क्या होता है कि जिसके बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, जिसमें बीज तो बनता है लेकिन बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, उसको अनावृत बीज पौधा कहते हैं। आवृत का पता ही है कि जिसके बीज के ऊपर आवरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत बीजी पौधा कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के पौधा में तो ऑब्वियस है कि इसमें तो गुणित होता ही है, अगुणित होने का चांसेस, इसमें निषेचन का घटना भी होता है, तो अगुणित होने का चांसेस ही नहीं बनता है। अब 2 रह गया टेरिडोफाइटा और बायोफाइटा। देखो टेरिडोफाइटा और बायोफाइटा का बात करें तो इसका ये पौधा ज़्यादा ग्रोथ नहीं रहता है, हो सकता है इसका ताना नहीं रहता है, इसमें कोई फूल वगैरह का निर्माण नहीं होता है, फूल नहीं होता है तो अभी से बीज वगैरह इसमें नहीं बनता है, दोनों के दोनों में, तो दोनों के दोनों में इसमें बीज वगैरह नहीं बनता है। लेकिन बात करेंगे अगुणित, तो अगुणित कौन होता है, तो बायोफाइटा होता है। इसमें सिर्फ एक ही कोशिका का यह पादप होता है। इसमें क्या होता है, ये अगुणित पादप का शरीर होता है, इसमें सिर्फ एक ही कोशिका होता है। एक ही कोशिका में एक बार इसका 2 जनरेशन देखने को मिलता है। एक बार एक बीजांड का निर्माण करता है, जब द्विगुणित हो जाता है तो अगुणित में ये पौधे बन कर रहता है और द्विगुणित में ये बीजांड बना लेता है, बीजांड से नए पौधे का निर्माण करता है, तो बीजांड के रूप में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में थोड़ा सा इससे ज़्यादा मतलब ग्रोथ करता है बायोफाइटा से, लेकिन दोनों में बीज वगैरह का निर्माण नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये किस लिए प्रयोग किया जाता है वो चीज़ें पूछा जा रहा है। तो पिस्टिलेट जो शब्द पर का प्रयोग है एक लिंगी स्त्री पुष्प में जो होता है, एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। अब क्या है मतलब इसका, एक लिंगी मतलब कि वैसा पौधा, वैसा फूल जिसमें सिर्फ स्त्री केसर होगा, पुंग केसर नहीं होगा। पौधे में हम लोग
फूल में बात करते हैं तो फूल में हम लोग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों देखने को मिलता है, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जिसमें पुमंग ही होता है और कुछ में सिर्फ स्त्री केसर ही पाया जाता है। तो सिर्फ स्त्री केसर में जिसमें पाया जाता है उसके लिए हम लोग एक नाम शब्द का यूज करते हैं, डिस्टिलेट का शब्द का यूज प्रयोग करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये सिर्फ एक लिंग स्त्री के साथ जिसमें होगा उसी को हम लोग पिस्टिलेट के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग का 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद का सेशन में हम लोग 2023-2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं।